35, no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the protection officer for any damage or likely to be caused by anything which in good faith done or intended to be done under this act or any rule or order made thereunder. Again, this is again what? This is again for the protection of protection officer. सही है। सेक्शन 35 में क्या है कि अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसे काम कर रहा है? इन गुड फेथ, देन फॉर एनी डैमेज कॉज और लाइकली टू बी कॉज्ड, अगर उसके कार्य से फॉर एनी डैमेज कॉज और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन, अगर उसने कोई कार्य करा है इस एक्ट के अंतर्गत या किया जाना है, उससे कोई डैमेजेस होते हैं, तो उसके लिए ही शैल नॉट बी आंसरेबल, ही शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड प्रोवाइडेड ही इज डूइंग इन गुड फेथ, वो इस कार्य को गुड फेथ में कर रहा हो, सद्भाव में कर रहा हो, सद्भावपूर्वक कर रहा हो। तो अगेन दिस इज नो सूट और प्रोसिक्यूशन और ऑर्डर। कर लेंगे। कहां से क्वेश्चन आएगा? हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, गुड फेथ से क्वेश्चन आएगा। ये जनरल बात है, ये ध्यान रखना। जो सेक्शन 33 में था, जो पनिशमेंट है वो किसके वॉलेशन पर है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के, प्रोटेक्शन ऑर्डर के वॉलेशन है वो। देखो 33, इफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स और रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, यानी कि सेक्शन 18 में जो ऑर्डर है बस वो, बाकी के जो 19 कंपनसेशन के ऑर्डर हुए, मॉनेटरी रिलीफ हुए, शेयर, उनके ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज फॉर द वायलेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। ध्यान रखना आप, ये फिर मैं बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि 35 में जनरल प्रोटेक्शन दिया गया है यहाँ पर, ये कि कोई आप कुछ गुड फेथ में काम कर रहे हो, उसके वजह से डैमेजेस होते हैं, आप पे कोई आंच नहीं आएगी। सही है। 36, the provisions of this act shall be in addition, very important, in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force। तो कीवर्ड जो है, these are the keywords, in addition to। पत्नी, दुखी पत्नी, इनफैक्ट दुखी पत्नी ये सोच रही है कि पति देव को रास्ते पे कैसे लाया जाए। सही है। 125 CRPC में मेंटेनेंस मांगू उससे, या डोमेस्टिक वायलेंस पे जाऊं, है ना? तो डोमेस्टिक वायलेंस में जाऊं अगर मैं, तो उसमें भी कंपनसेशन मांगना है इससे, खर्चा मांगना है इससे, है ना? और 125 में अगर मैं जाती हूं तो वहां पर फिर उससे मेंटेनेंस मांगना है। तो दोनों कैसे मेंटेनेंस कैसे मांगूंगी? समझ नहीं बात? और दूसरी बात, दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है, पत्नी रहती है गाजियाबाद, सही है, पतिदेव काम करते हैं दिल्ली में, लेकिन पतिदेव बड़े स्मार्ट हैं, दिल्ली में तो काम करते हैं किसी कंपनी में, उसके कई जगह उसके कंपनी के ऑफिस हैं। एक ऑफिस जुरिस्डिक्शन कालकटोमा कोर्ट में, एक ऑफिस रोहिणी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, एक कोर्ट द्वारका में, एक अलग अलग। अब पत्नी को यह नहीं पता कि जो पति लोग स्मार्ट पति होते हैं, जिन्हें पता होता है, देखो हंस रहा है, पता होता है कि मैं दुखी कर रहा हूं, तो कुछ चीजें वो सीक्रेट रखते हैं पत्नी से कि इतना बताएंगे दिल्ली में काम कर रहा हूं। अब दिल्ली में भाई कई कोर्ट हैं, कौन सी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है? सही है। तो पत्नी कंफ्यूज है कि दिल्ली में जाएगा मैटर तो मैं शायद ढंग से हैंडल कर पाती, लेकिन कंफ्यूजन क्या है यहां पर? अब मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, कालकटोमा में फाइल करूं, कहां फाइल करूं? समझ आ गई बात? बट वन थिंग इज श्योर, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स 125 में मैं कम से कम गाजियाबाद में तो कर ही सकती हूं, आई नो दैट। तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक केस में डालूं गाजियाबाद और एक केस डाला जाए दिल्ली में। आई बस नहीं आई आपकी बात? ये तो उसका फायदा ये होगा कि दिल्ली का भी लाभ मिल जाएगा, पति भी कभी यहां भागेगा कभी वहां भागेगा, तो शायद अकल ठिकाने आ जाए। तो ऐसे उसमें पतिदेव कहेंगे क्या मतलब है, एक ही पति, एक ही पत्नी, एक ही सारा वो मामला, लाई झगड़ा, डैमेजेस, ऑल दैट, अलग अलग भागा फिरूं मैं? भैया परमिट करता है सेक्शन 36। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू
and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. कि सीआरपीसी के प्रोविजंस से वो इन एडिशन है, अलग है। कॉन्ट्राडिक्शन डेरोगेशन में नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस में चले गए तो उसमें जा नहीं सकते आप, वो कार्रवाई अलग चलेगी और ये कार्रवाई अलग चलेगी। सही है? तो आई थिंक भूल जाओगे आप या नहीं भूलोगे? प्लीज कीप इट इन माइंड एंड यू कैन सी द क्वेश्चन हेयर। एंड देखो मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी उसी तरीके थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा ए बी सी करके मेंटेनेबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे? जुरिसडिक्शन पर मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं खासकर डीजीएस ओरिएंटेड या हरियाणा, वो मेंटेनेबिलिटी पूछते हैं। पहली लड़ाई तो यही होती है कि मेंटेनेबल है या नहीं है, तो मेंटेनेबल होता है जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है? तो 27 भी पढ़ोगे, 36 भी पढ़ोगे, सबको मिला करके जब आप लोग देखोगे कि हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम सेक्शन 37, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। हु कैन मेक रूल्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? दिस इज व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन इज 37। The central government may by notification make rules for carrying out provisions of this act. This is not the case with the state government. और अगर ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी एंड बोथ बनाएंगे, आंसर हो जाएगा रॉन्ग। सेक्शन 37 says what? सेंट्रल गवर्नमेंट। कर लेंगे? In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters. अब जो नीचे मैटर्स दिए गए हैं सारे A B C D E F G, उन मैटर्स में वो रूल्स बना सकती है। उनको ढंग से पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको समझाने वाली बात है नहीं उसमें बहुत ज्यादा ऐसा। सब क्लॉज 3, every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the parliament, because rule making power किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। It means what? This is the executive wing now, है ना? एक्ट किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने बनाया। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मामला आ गया। अब आपने पढ़ा होगा जब पढ़ते हैं टॉपिक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, जो रूल मेकिंग पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स किसके पास होती है? लेजिस्लेचर के पास, लेकिन इट समटाइम्स इट इज डेलीगेटेड। नाउ हियर सेंट्रल गवर्नमेंट इज डेलीगेटेड द रूल मेकिंग पावर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आई नहीं ये? बट आफ्टर मेकिंग रूल्स इट शैल गेट द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट एज वेल। तो ये इसीलिए रूल है। मैं देखो कोशिश करता हूं जहां पे भी रिलेट कर पाऊं आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से, डेलीगेट लेजिस्लेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। सही है? देखिए, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड व्हाइल इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए बस हाईलाइट, कि कितने दिनों के लिए, ज्यादा मत पकड़िए झगड़े में, बस कि पार्लियामेंट के सामने कम से कम 30 दिन आप रखेंगे। तो ये संख्या है 30 डेज को हाईलाइट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बस, और मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता इसमें। चलिए साहब, दिस इज एंड ऑफ दिस, थैंक यू।